जैसा कि आप लोग को चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं कंपनी, और ये चैप्टर ऐसे चैप्टर है जो आपको 12th में भी काम देगा, आपको सेमेस्टर 3rd में भी काम देगा, आपको सेमेस्टर 5 में भी काम देगा। तो जो भी इस डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे वो 12th के हों, चाहे वो सेमेस्टर 3rd के हों, चाहे वो सेमेस्टर 5 के हों, ध्यान से देखिएगा ये कंपनी के बारे में। तो कंपनी वर्ड जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि कंपनी वर्ड है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं, कंपनी हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ बिजनेस। ग्रुप ऑफ बिजनेस, इसका 3 पार्ट होता है, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं। पहला पार्ट होता है सोल ट्रेड, दूसरा होता है पार्टनरशिप, और तीसरा होता है मेरा कंपनी। तो जो सोल ट्रेड होता है ये एक इंडिविजुअल बिजनेस होता है, इसको केवल एक ही व्यक्ति प्रारंभ कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति द्वारा कभी भी कहीं भी किसी प्रकार का व्यवसाय जो प्रारंभ किया जाता है वो उसके लिए कहलाता है सोल ट्रेड बिजनेस। ये इंडिविजुअल बिजनेस होता है, इसको उस व्यक्ति द्वारा कभी भी कहीं भी किसी इसमें स्टार्ट किया जाता है। इसके लिए कोई गवर्नमेंट रूल एंड पॉलिसीज नहीं है। दूसरा हमारा होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट जो है ये 1932 एक्ट के तहत पास किया गया था, ठीक है, लेकिन अभी संशोधन इसमें नहीं किया गया है। अभी 1932 एक्ट ही चल रहा है हमारा पार्टनरशिप एक्ट में। इसके तहत कहा गया है, इट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स मोर देन 2 पर्सन स्टार्टेड ए बिजनेस पार्टनरशिप फर्म। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समझौते के तहत किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए कहलाता है वो पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जो होता है इसमें मिनिमम जो होते हैं वो 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं, और बैंक में 10 होते हैं। एक तरह का यह एक लीगल बिजनेस है। लीगल क्यों है? क्योंकि जब तक हमारा पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट नहीं होता है तब तक वो हमारा पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाता है। गुड। क्योंकि एग्रीमेंट जो होता है वो डिटेल इंफॉर्मेशन शो करता है उस फर्म के बारे में कि जो फर्म आप स्टार्ट कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो फर्म कब स्टार्ट कर रहे हैं, कितने पार्टनर हैं, सारी इंफॉर्मेशन हमको एग्रीमेंट से ही पता चलता है, जिससे भविष्य में पार्टनर के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं होता है। ठीक है। कंडीशन जब एग्रीमेंट होता है तो इसके बाद तीसरा टॉपिक होता है कंपनी। अब कंपनी बेसिकली को पढ़ना है तो कंपनी जान लीजिए, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, इट मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन स्टार्टेड ए बिजनेस। जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा कहलाता है कंपनी। इसलिए कंपनी को कहा गया है कि यह एक आर्टिफिशियल पर्सन है। यह एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको देखा नहीं जा सकता है। ठीक है। कंपनी जो होता है ये बेसिकली हमारा एक तरह का ये भी एक लीगल फर्म है। लीगल क्यों है? क्योंकि इस कंपनी को पारित किया गया था 1956 एक्ट में, लेकिन इसमें संशोधन किया गया और अभी हम लोग का चल रहा है 2013 कंपनी एक्ट। अभी जितने भी कंपनी में रूल्स फॉलो हो रहे हैं वो 2013 एक्ट के तहत ही वर्क कर पा रहे हैं। गुड। तो 2013 एक्ट के तहत कंपनी को माना गया है कि यह एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं। कंपनी बेसिकली 2 होता है, एक होता है प्राइवेट, जहां तक जानते हैं, और एक होता है पब्लिक। प्राइवेट जो होता है इस पे निजी स्वामित्व होता है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन का अधिकार होता है। मतलब इस कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अधिकार होता है, वह होता है कि अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाना। ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी जो होता है उसका मेन काम होता है सोसाइटी का डेवलपमेंट करना। गुड। प्राइवेट कंपनी जो होता है इसको जानने के लिए जान लीजिए, इस कंपनी के नाम के अंत में यदि पीवीटी एलटीडी लिखा रहेगा तो ये प्राइवेट कंपनी है, और गवर्नमेंट कंपनी जानने के लिए यदि कंपनी के अंत में एलटीडी लिखा हुआ है तो मेरा गवर्नमेंट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी जो होता है इसमें मिनिमम जो मेंबर होते हैं वो हमारे 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। और पब्लिक कंपनी में
मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। गुड, दोनों एक तरह का लीगल फर्म ही है, ठीक है। तो जब भी कंपनी हमारा इशू होता है तो बेसिकली आप जान लीजिए कि कंपनी से पहले हमारा 2 बिजनेस था, एक सोल ट्रेड और एक पार्टनरशिप, ठीक है। तो सोल ट्रेड और पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए जो हम इन्वेस्ट करते हैं, सोल ट्रेड और पार्टनरशिप फर्म के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा कैपिटल कहलाता है। और जहाँ तक हम कैपिटल के बारे में जानते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस फर्म, किसी फर्म को स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा कैपिटल कहलाता है। लेकिन जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो कंपनी जो स्टार्ट करते हैं वहां पे हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते, वहां पे हम लोग शेयर इन्वेस्ट करते हैं। क्या इन्वेस्ट करते हैं? शेयर। अब ये शेयर क्या होता है? ठीक है, शेयर को हिंदी में अंश कहते हैं। गुड, शेयर मतलब होता है कि डिफरेंट पर्सन इन्वेस्टेड कैपिटल, डिफरेंट पर्सन इन्वेस्टेड कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल कहने मतलब है जब पूंजी के छोटे छोटे भाग को इन्वेस्ट करते हैं तो वो भाग हम लोग का क्या कहलाता है? वो हम लोग का शेयर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स एक पर्सन है, वो किसी फर्म स्टार्ट कर रहा है, अब वो लगा रहा है 1 करोड़ रुपीज, तो 1 करोड़ रुपीज जो है उसके लिए वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैपिटल। लेकिन मान लीजिए हमारा एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है, डी है, एटसेट्रा, बहुत सारे पर्सन है, ये यदि कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, यदि ये इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल, तो ये कैपिटल नहीं कहलाएगा, ये कंपनी के लिए क्या कहलाएगा? शेयर कहलाएगा। गुड, क्योंकि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से वो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। जो कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल शेयर के माध्यम से, वो शेयर होल्डर कहलाते हैं, जिसको हम अंशधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंशधारी कहते हैं। अब हमारा शेयर जो होता है, ये तो बेसिकली समझ गए कि डिफरेंट पर्सन इन्वेस्टेड कैपिटल, जब बहुत सारे लोग अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं शेयर के माध्यम से, तो हमारा वो शेयर कहलाता है। जो इन्वेस्ट करते हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर, जिसको हम अंशधारी भी कहते हैं। शेयर जो होता है ये बेसिकली 2 होता है, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर, और एक होता है इक्विटी शेयर। एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर और एक क्या होता है आपका? इक्विटी शेयर। ये प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होता है कि कंपनी के वर्कर, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा जो शेयर इन्वेस्ट किया जाता है, जो शेयर लगाया जाता है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नाम कहलाता है। मतलब वो उनके द्वारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाते हैं। कंपनी के एम्प्लॉय द्वारा जो लगाया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाता है, और कंपनी में यदि बाहरी लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाते हैं, इक्विटी शेयर कहते हैं। कंपनी में 99% या 95% कर सकते हैं जो शेयर होल्डर होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं। तो कंपनी का डेवलपमेंट इक्विटी शेयर होल्डर के द्वारा ही हो पाता है। तो जब भी कंपनी में हम शेयर इशू करते हैं, जब भी कंपनी द्वारा शेयर इशू किया जाता है, तो कंपनी पहले क्या करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं शेयर 2 होता है, जैसे बता चुके आपको, एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। ये शेयर जो कंपनी इन्वेस्ट करता है कंपनी द्वारा, तो इसी को कहते हैं हम लोग इशू ऑफ शेयर। कंपनी द्वारा इन शेयर को जारी करना ही कहलाता है इशूड ऑफ शेयर या इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर। तो कंपनी द्वारा जब भी शेयर इशू किया जाता है तो इशू करने से पहले हर कंपनी क्या करता है, एक प्रोस्पेक्टस इशू करता है। प्रोस्पेक्टस जो होता है वो कहलाता है प्रविवरण, जिसमें कंपनी का डिटेल इंफॉर्मेशन होता है कि कंपनी कब स्टैब्लिश हुआ, कंपनी में मेंबर कितने हैं, कंपनी का ग्रोथ रेशियो क्या है, कसते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी की सारी सूचनाएं उस प्रोस्पेक्टस में होता है। उस प्रोस्पेक्टस को लर्न करने के पश्चात ही हर शेयर होल्डर कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करता है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर के रूप में, चाहे वो इक्विटी शेयर के रूप में। तो कंपनी जब भी शेयर इशू करता है तो इशू करने से पहले क्या इशू करता है, प्रोस्पेक्टस, जिसमें कंपनी का डिटेल इंफॉर्मेशन दिया गया होता है।
अब हमारा जो शेयर इश्यू होता है ये कंडीशन 3 होता है। पहला जो होता है वो होता है एट पार कंडीशन में। एट पार जो होता है फिक्स, इसमें यदि कंपनी का रेट 10 रुपीज़ है तो 10 ही रहता है, ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। दूसरा कंडीशन होता है एट प्रीमियम। तो एट प्रीमियम कंडीशन जो होता है ये हमेशा इंक्रीज करता है। और तीसरा कंडीशन होता है एट डिस्काउंट। क्या होता है? एट डिस्काउंट। ये हमेशा डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो कंडीशन 3 है, एट पार है, एट प्रीमियम है और एट डिस्काउंट है। इसी कंडीशन के तहत कंपनी क्या करता है? शेयर इश्यू करता है। अब कंपनी द्वारा ये शेयर जारी करने का कंडीशन हो गया 3। लेकिन इसको जब हम परचेज करते हैं तो परचेज करने का कंडीशन 4 होता है। पहला जो होता है वो होता है एप्लीकेशन द्वारा, दूसरा होता है अलॉटमेंट के द्वारा, तीसरा होता है फर्स्ट कॉल और चौथा होता है फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल। ये 4 कंडीशन से हम शेयर क्या करते हैं? परचेज करते हैं। अब परचेज करते हैं तो जब एप्लीकेशन से परचेज करते हैं तो बेसिकली इसमें 2 एंट्री होता है, अलॉटमेंट में भी बेसिकली 2 एंट्री होता है, फर्स्ट कॉल में भी 2 एंट्री होता है और फाइनल कॉल में भी बेसिकली 2 एंट्री यूटिलाइज करते हैं। तो जिस कंडीशन से शेयर हम परचेज करेंगे बेसिकली उसका एंट्री करेंगे। तो जब एप्लीकेशन के द्वारा हम परचेज करते हैं तो पहला प्रोसेस होता है रिसिप्ट का। पहला प्रोसेस क्या होता है? रिसिप्ट का। और अगला प्रोसेस होता है ट्रांसफर का। क्या होता है? ट्रांसफर का। जब हम रिसिप्ट करते हैं उसके बाद हम ट्रांसफर करते हैं। गुड। अलॉटमेंट कंडीशन में पहले हम ट्रांसफर करेंगे, बाद में क्या करेंगे? रिसिप्ट करेंगे। फर्स्ट कॉल कंडीशन में भी हम ट्रांसफर करेंगे और क्या करेंगे? रिसिप्ट करेंगे। फाइनल कॉल में भी पहले ट्रांसफर करेंगे, बाद में क्या करेंगे? रिसिप्ट करेंगे। तो कंडीशन यदि आप एप्लीकेशन के द्वारा एंट्री देखते हैं तो आपको अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल क्लियर हो जाएगा। अब बेसिकली इसमें कंडीशन क्या क्या हमको पढ़ना है? तो कंडीशन इसमें पढ़ना है हमको एट पार कंडीशन के तहत पढ़ना है। ठीक है। तो एट पार कंडीशन के द्वारा जब एप्लीकेशन का एंट्री करते हैं, जब हम एप्लीकेशन का एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री कॉलम के तहत इसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यदि आपका क्वेश्चन में इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर यूज करेंगे, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस यूज करेंगे और शेयर हो तो शेयर एप्लीकेशन यूज करेंगे। और नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन रिसिप्ट, बीइंग एप्लीकेशन रिसिप्ट। गुड। ये एप्लीकेशन का एंट्री हुआ। दूसरा एंट्री करते हैं हम लोग ट्रांसफर का। जब एप्लीकेशन के तहत हम ट्रांसफर का एंट्री करेंगे तो ट्रांसफर का एंट्री होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ये आपका बेसिकली एप्लीकेशन का एंट्री हुआ। जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं तो जो एंट्री एप्लीकेशन में किया गया है उसी एंट्री को अपोजिट हम कर देंगे। मतलब पहले ट्रांसफर की एंट्री करेंगे तो एंट्री हो जाएगा मेरा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन सेम होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। गुड। ये अलॉटमेंट का एंट्री हुआ। जब हम फर्स्ट कॉल का एंट्री करते हैं, जब हम फर्स्ट कॉल का एंट्री करते हैं तो एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल का इक्विटी, पहले ट्रांसफर का इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगला एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। गुड। फर्स्ट कॉल के बाद हम फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे।
फाइनल कॉल के तहत हम फाइनल कॉल को सेकंड कॉल भी कर सकते हैं। तो इसका एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन लिख लीजिएगा। एंट्री करने के पश्चात यदि आपको बैंक का या कैश का लेजर पूछता है तो उसका हम लेजर बनाएंगे, लेकिन उसके पहले यदि प्रश्न में आपका एक्सपेंसेस दिया गया हो तो इसका एंट्री होता है एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग एक्सपेंसेस अमाउंट पेड, क्योंकि बैंक जब डेबिट होता है तो रिसीव्ड होता है और बैंक जब क्रेडिट होता है तो क्या होता है, पेड होता है। एक्सपेंसेस का एंट्री करने के पश्चात यदि आपका बैंक लीजर पूछता है, इसमें बैंक है क्या इसका, तो उसका हम लीजर बनाते हैं। तो बैंक अकाउंट कॉलम चाहिए पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। डेबिट में 2 होता है, क्रेडिट में क्या होता है, बाय होता है। जब भी हम बैंक बनाएंगे तो आपको एंट्री के तहत पहला होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और बाय में हो जाएगा बाय एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट। सारा पुट कर बाद जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ने पर इसको यहाँ लिखेंगे और जो कम होता है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सिटी। गुड। इस प्रोसेस के पश्चात क्या करते हैं, अब हम आपको टॉपिक के तहत क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। गुड। तो जब हमारा एट पार कंडीशन होता है, ये आपको एट पार कंडीशन बताएं। अब आपको क्वेश्चन के साथ साथ रूल बताएंगे, ठीक है। तो जब मान लीजिए हमारे क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक्स लिमिटेड 10,000 या 1 लाख रुपीज ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल एक कंपनी है जिसके पास ऑथराइज कैपिटल कितना है, 1 लाख रुपीज है। बोला हमारा कि डिवाइडेड 10,000 इक्विटी शेयर, और इसका रेट दिया है 10 ईच, जिसमें से बोला है एप्लीकेशन जो है वो है 2 रुपीज, अलॉटमेंट जो दिया है वो दिया 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल जो दिया है वो दिया 4 रुपीज, और फाइनल कॉल जो दिया है वो दिया है हमारा 1 रुपीज। गुड। आपको बेसिकली बोला है जर्नल एंट्री। क्या बोला है, जर्नल एंट्री, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, अभी आपने जो एंट्री किया था, ध्यान दीजिए, अभी आपने जो एप्लीकेशन का एंट्री किया था उस एंट्री में करना कुछ नहीं है। पहले पता करना है इस कंपनी में डिवाइडेड कितना शेयर है हमारा है, 10,000। तो 10,000 शेयर जो है वो मेरा इशूड कर रहा है, क्या कर रहा है, इशूड कर रहा है। कितने रेट से, 10 से, और 10 हमारा डिवाइडेड 2, 3, 4, 1। तो जब एंट्री करेंगे तो पहला एट पार कंडीशन लिखेंगे 10,000 to 2, 20,000 डेबिट देन 20,000 क्रेडिट। एप्लीकेशन में लिखेंगे 20,000 डेबिट देन 20,000 क्रेडिट। अलॉटमेंट का रेट कितना था, 3 था, तो यहाँ लिखेंगे 10,000 to 3, 30,000 डेबिट देन 30,000 क्रेडिट, 30,000 डेबिट देन 30,000 क्रेडिट। जब फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे तो फर्स्ट कॉल में 4 रुपीज़ था, तो फर्स्ट कॉल में करेंगे 10,000 to 4 देन 40,000,
40,000, फिर फर्स्ट कॉल का करेंगे 40,000, देन 40,000। फाइनल कॉल का रेट 1 रुपीज़ था, तो 10,001, 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट, 10,000 डेबिट, देन 10,000 क्रेडिट। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था। इसी नॉर्मल क्वेश्चन के आधार पे आगे का टॉपिक आपको बताएंगे, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आगे आपको बताते हैं एट प्रीमियम डिस्काउंट, जो भी टॉपिक है, क्योंकि इसमें अब टॉपिक क्या क्या पढ़ना है बेसिकली हमको टॉपिक पढ़ना है एट प्रीमियम, हमको पढ़ना है टॉपिक एट डिस्काउंट, हमको पढ़ना है टॉपिक कॉल इन एरियर, हमको पढ़ना है कॉल इन एडवांस, हमको पढ़ना है ओवर सब्सक्रिप्शन, हमको पढ़ना है फॉर फीचर ऑफ शेयर, और टॉपिक पढ़ना है री इशूड ऑफ शेयर। तो ये हमारा टॉपिक है जिसको भी बताएंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए। ओके, बता रहे हो। अब आप लोग बताने वाले हैं टॉपिक एट प्रीमियम। बेसिकली एट प्रीमियम का यूज़ जो होता है वो अलॉटमेंट में होता है। गुड। एप्लीकेशन में इसका यूटिलाइजेशन कभी नहीं होता है, इसका यूटिलाइजेशन हमेशा अलॉटमेंट से ही प्रारंभ होता है। और जब भी आपको अलॉटमेंट में प्रीमियम दिया गया हो, फर्स्ट कॉल में प्रीमियम दिया गया हो, या फाइनल कॉल का प्रीमियम दिया गया हो, तो उस कंडीशन में ट्रांसफ़र एंट्री जब करते हैं तो ट्रांसफ़र कंडीशन में प्रीमियम को लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कैसे? जैसे मान लीजिए प्रीमियम मेरा अलॉटमेंट के साथ है, प्रीमियम मेरा अलॉटमेंट के साथ है, तो अलॉटमेंट कंडीशन जब थर्ड एंट्री करते हैं, बेसिकली सारा एंट्री सेम होगा, तो थर्ड एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, देन टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी नरेशन हो जाएगा बीइंग इक्विटी शेयर इशूड एट प्रीमियम, बीइंग इक्विटी शेयर इशूड एट प्रीमियम। गुड। उसी प्रकार यदि फर्स्ट कॉल में होगा तो भी वही कंडीशन होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब प्रीमियम का यूज़ हमेशा ट्रांसफ़र में ही करेंगे। गुड। जब हम डिस्काउंट के तहत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डिस्काउंट के तहत, तो डिस्काउंट कंडीशन के तहत भी डिस्काउंट का यूज़ जो होता है वो बेसिकली होता है अलॉटमेंट के साथ, ठीक है। एप्लीकेशन यूज़ नहीं होता है। यदि डिस्काउंट अलॉटमेंट साथ हो, फर्स्ट के साथ हो, या फाइनल के साथ हो, किसी भी कंडीशन में हो, तो उससे चेंजिंग जो होगा वो बैंक के एंट्री में होगा, ट्रांसफ़र के एंट्री में होगा। बदलाव जो होगा वो केवल ट्रांसफ़र के एंट्री में होगा। जैसे मान लीजिए हमारा डिस्काउंट जो है अलॉटमेंट के साथ है, तो सारा एंट्री सेम होगा, चेंज करेगा थर्ड एंट्री, तो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगा? थर्ड एंट्री हो जाएगा मेरा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, गुड, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग इक्विटी शेयर इशूड एट डिस्काउंट। क्लियर? अब डिस्काउंट एंट्री के बाद आपको बताते हैं आपको दो चीज़, एक है हमारा कॉल इन एरियर और एक है हमारा कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस, तो कॉल इन एरियर रहेगा तो हमेशा क्या करेंगे? माइनस करेंगे, एडवांस हो तो क्या करेंगे? प्लस। इसका यूटिलाइजेशन हमेशा बैंक के साथ ही करेंगे, ठीक है।
कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड 20,000 इक्विटी शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 100 ईच। गुड। और हमारा बोला है प्रीमियम है 10 रुपीज़। कितना है? एप्लीकेशन जो बोला है वो बोला है 30 रुपीज़ पर शेयर। अलॉटमेंट जो बोला है 50 रुपीज़ पर शेयर। लेकिन यहाँ लिखा है इंक्लूडिंग मतलब प्रीमियम इसमें ऐड है। और फिर बोला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बोला है 30 रुपीज़ पर शेयर। गुड। तो कंडीशन गौर कीजिएगा, यहाँ 100 और 10 110 हो गया, तो 110 डिवाइड हुआ, इसमें 30 एप्लीकेशन लिया, 50 अलॉटमेंट लिया, तो 50 मेरा 10 इंक्लूड प्रीमियम। फर्स्ट वन कितना बचा? 30 रुपीज़, क्योंकि 110 में 80 जाएगा तो 30 बचेगा। अब यहाँ प्रश्न में एक लाइन बोला हुआ है कि 200 शेयर पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। प्रश्न में यहाँ कह दिया है कि 200 शेयर जो है वो पेड कहाँ कर रहा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो बेसिकली आप सभी जानते हैं कि एडवांस का यूज़ हमेशा पहले होता है। तो यहाँ तो पेड बोला है फर्स्ट फाइनल, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन में लिखा रहेगा विथ अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट नहीं भी लिखा रहेगा तो जान लीजिए कि जो 200 शेयर पेड कर रहे हैं फर्स्ट फाइनल में वो कहाँ चला जाएगा? अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट में उसको हम प्लस कर देंगे और फर्स्ट फाइनल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और जहाँ तक आप जानते हैं कि प्लस को बोलते हैं कॉल एडवांस और माइनस को कहते हैं कॉल इन एरियर। गुड। तो इस टॉपिक में आपका प्रीमियम भी है, एडवांस भी है और एरियर भी है। तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बेसिकली पहला एंट्री सब जानते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो होगा 20,000 इंटू 30। गुड। एंट्री आप सब जानते हैं। दूसरा एंट्री होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी सेम एंट्री होगा 20,000 30। लेकिन जब अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे तो अलॉटमेंट का एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ भी क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 20,000 टू 50, ये हो जाएगा मेरा 10 लाख रुपीज़। जब प्रीमियम करेंगे तो 20,000 टू 10 2 लाख रुपीज़। अब हमारा इक्विवेलेंट करना है, क्योंकि डबल इंटरेस्ट सिस्टम का रूल होता है डेबिट क्रेडिट इक्वल। तो 10 लाख में 2 लाख चला गया, हमसे 8 लाख। जब हम चौथा एंट्री करेंगे अलॉटमेंट का बैंक, तो नॉर्मल एंट्री जो होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन प्रश्न में आपका बोला था 200 शेयर पेड कर रहा है फर्स्ट फाइनल में, तो ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है? हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा कहाँ पे? अलॉटमेंट में। तो वहाँ लिखेंगे टू कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस। तो कंडीशन में जो अमाउंट पुट करेंगे तो करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे 20,000 इंटू 50, ये हो जाएगा 10 लाख रुपीज़। और 200 शेयर पेड कर रहा है जो था फर्स्ट फाइनल का, उसका रेट है 30, तो ये हो जाएगा 6,000। कितना हो जाएगा? 6,000। अब इसको हम प्लस करेंगे तो निकलेगा 10 लाख 6,000, 10 लाख 6,000। गुड। जब हम फर्स्ट फाइनल का एंट्री करेंगे कंबाइंड, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? फर्स्ट फाइनल का कंबाइंड जब एंट्री करेंगे तो एंट्री होगा मेरा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। गुड। और यहाँ लिख देंगे कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट।
क्योंकि जब एडवांस ले लिए अलॉटमेंट में तो एरियर कहाँ चला गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉलम। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 20,000, सेल कितना था 20,000, तो 20,000 इंटू 30 ये हो जाएगा 6 लाख। गुड। हमारा 200 पेड कर चुका था, कितना 30 से, तो 6,000 दे चुके थे एरियर जो वहाँ एडवांस हो चुका था। अब हमारा बचेगा 5,94,000। तो कंडीशन ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ प्रीमियम। इस क्वेश्चन में आपका प्रीमियम भी है, आपका एरियर भी है और आपका एडवांस भी है। गुड। अब अगला कंडीशन एट डिस्काउंट के तहत है। तो जब एट डिस्काउंट के तहत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेसिकली जान लीजिए कि डिस्काउंट का यूज़ भी होता है अलॉटमेंट के साथ, जैसा एंट्री बता चुके हैं आपको। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा आर लिमिटेड 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10। गुड। और डिस्काउंट बोला है हमारा 10%। तो 10% का मतलब ये 1 रुपीज़ होगा, क्योंकि जितना ईच रहेगा उसका रेट निकालेंगे तो 1 रुपीज़ निकलेगा। अब करना क्या है, यहाँ प्रश्न बोला है एप्लीकेशन है 3 रुपीज़, अलॉटमेंट बोला है 5 रुपीज़। गुड। और फर्स्ट एंड फाइनल बोला है बैलेंस। गुड। तो बैलेंस कितना होगा, बैलेंस में इसमें हम करेंगे 1 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग अलॉटमेंट नहीं बोला है, तो आपको डिस्काउंट अलग से शो करना पड़ेगा अलॉटमेंट में 1 रुपीज़। जब क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में पहला एंट्री आपको पता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो होगा 10,000 टू 3। जब दूसरा एंट्री करेंगे तो भी होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 टू 3। जब हम करेंगे तीसरा एंट्री अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। गुड। कैसे पुट आउट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 10,000 टू 5, ये हो गया आपका 50,000। 10,000 टू 1, ये कितना हो गया 10,000, देन 60,000। जब चौथा एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट, तो वहाँ लिखेंगे 10,000 टू 5। जब फर्स्ट फाइनल कंबाइन करेंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट, वहाँ करेंगे 10,000 टू 1। और जब अगला एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो वहाँ पे क्या करेंगे 10,000 टू 1 ही करेंगे। गुड। मतलब बदलाव जो होगा चेंजिंग वो सिर्फ अलॉटमेंट के थर्ड एंट्री में ही होगा। गुड। अब आपको बताते हैं आगे कंडीशन। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इशू ऑफ शेयर के तहत एट पार एट प्रीमियम डिस्काउंट। अब इसके तहत आपको बताने वाले हैं कि जब कंपनी द्वारा शेयर में जब शेयर इशू किया जाता है लेकिन रेट डिवाइड ना हो, रेट डिवाइड हो तो समझ गए एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट ऑफ फाइनल कॉल, लेकिन जब रेट डिवाइड नहीं होता है तो उस कंडीशन में 3 होता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो एट पार कंडीशन में एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन होगा बीइंग इक्विटी शेयर इशूड एट पार। गुड। जब हम एट प्रीमियम का एंट्री करते हैं तो एट प्रीमियम कंडीशन में भी जब रेट डिवाइड नहीं होता है तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बीइंग इक्विटी शेयर इशूड एट दिस प्रीमियम। तीसरा होता है एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट कंडीशन में क्या करते हैं, एट डिस्काउंट कंडीशन में एंट्री हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। गुड। तो एट पार है, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ये कब होगा? जब हमारा रेट डिवाइड नहीं रहेगा। तो इसके तहत मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लीजिए ए लिमिटेड कंपनी है, ए लिमिटेड 1 लाख रुपीज ऑथराइज कैपिटल डिवाइडेड 10,000 इक्विटी शेयर इशूड, और इसका रेट कितना है? 10 ईच। बट कंपनी वाज 9,000 शेयर रिसीव्ड। प्रश्न में बोला है एट पार भी है, प्रश्न में बोला है एट प्रीमियम है 10%, और प्रश्न में एट डिस्काउंट जो दिया है वो है 5%। कंपनी के पास 1 लाख रुपया था, इशू कर रहा है 10,000 शेयर, रेट 10 ईच, लेकिन कंपनी जो है रिसीव कर रहा है 9,000 शेयर। अब कंडीशन जब एंट्री करेंगे तो एट पार कंडीशन में हो जाएगा 9,000 इंटू 10, 19,000 डेबिट, देन 19,000 क्रेडिट। जब एट प्रीमियम का एंट्री करेंगे तो एट प्रीमियम भी करना कुछ नहीं है, पहले कैपिटल लिखेंगे 9,000 इंटू 10, देन 19,000 डेबिट क्रेडिट, प्रीमियम दिया 10%, 90,000 का 10% 9,000, ऐड कर देंगे 99,000। जब डिस्काउंट करेंगे तो डिस्काउंट कंडीशन में भी कैपिटल जो होगा वो 90,000 होगा। कैसे? 9,000 शेयर है, 10 ईच है, और डिस्काउंट दिया है हमारा, वो भी दिया है 5%। डिस्काउंट कितना परसेंट दिया है? 5%। तो 5% निकालते हैं तो निकलेगा 4,500। हमारा बचा कितना? 85,500। तो ये कंडीशन हमारा कब हुआ? जब रेट डिवाइड नहीं था। तो इस कंडीशन में ये एंट्री है। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो बताने वाले हैं उसका नाम मेरा है कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कंपनी द्वारा शेयर इशू किया जाता है तो इशू करने के दौरान कभी कभी कंपनी क्या करता है, कुछ एसेट्स को परचेज करता है। तो परचेज करने के दौरान जो वैल्यू पेड करते हैं, परचेज करने के दौरान जो वैल्यू पेड करते हैं वो वैल्यू ही कहलाता है कंसिडरेशन चार्जेस। तो इसके तहत भी क्या होता है, हमारा 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन जो होता है वो एट पार होता है, दूसरा कंडीशन जो होता है वो एट प्रीमियम होता है, और तीसरा कंडीशन जो होता है वो एट डिस्काउंट होता है। ये 3 कंडीशन होता है। जब हम एट पार के तहत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, या एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट के तहत, तो सबसे पहला जो एंट्री करते हैं वो करते हैं परचेज का, क्योंकि कंसिडरेशन के तहत हम एसेट को परचेज करते हैं, और एसेट परचेज करते हैं तो एंट्री होता है हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर होता है जिससे आप परचेज कर रहे हैं, नरेशन होगा बीइंग एसेट परचेज करने के बाद यदि प्रश्न में आपका डिपॉजिट हो तो डिपॉजिट का एंट्री करते हैं, और डिपॉजिट का एंट्री जो होता है वो होता है वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन होता है बीइंग अमाउंट पेड। तीसरा हम करते हैं एट पार का। एट पार का जो एंट्री होता है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चौथा हम करते हैं एट प्रीमियम का। तो जब एट प्रीमियम का एंट्री करते हैं तो होता है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग इक्विटी शेयर इशूड एट प्रीमियम। अगला होता है एट डिस्काउंट का।
एट डिस्काउंट का एंट्री हो जाएगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग इक्विटी शेयर इशूड एट डिस्काउंट। तो ये आपका टोटली कंसिडरेशन के तहत 5 एंट्री होता है। पहला होता है परचेज का, दूसरा होता है एट पार डिपॉजिट का, तीसरा होता है एट पार का, प्रीमियम का और डिस्काउंट का। गुड। इतना एंट्री करने के पश्चात अब एक क्वेश्चन को सॉल्व बताते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक्स लिमिटेड 1 लाख रुपीज परचेज एसेट कर रहे हैं वाई से। हम लोग बोला है हमारा कि 1 लाख रुपया का परचेज करने हैं एसेट किसी वाई से। तो वेंडर कौन है? वाई है। 1000 रुपीज पेड कर दे रहे हैं बैंक में। 1 लाख में 1000 क्या कर दिए? पेड कर दिए। इक्विटी शेयर इशूड कितना ही है? 10 ईच है। और किसी कितना ही है? एट पार बोला है, एट प्रीमियम बोला है, एट डिस्काउंट बोला है। क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम लोग जान रहे हैं कि परचेज का वैल्यू है 1 लाख। 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट। वेंडर में वाई लिख सकते हैं, ठीक है। 1000 डिपॉजिट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा होगा एट प्रीमियम का। एट प्रीमियम करना क्या है कि 1 लाख में 1000 डिपॉजिट कर दिए, तो हमारा बचा कितना? 99,000। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ एट पार में 1 लाख में 1000 डिपॉजिट कर दिए, तो हमारा एट पार कितना बचा? 99,000 डेबिट, देन 99,000 क्रेडिट। अब जब हम प्रीमियम का एंट्री करेंगे, तो प्रीमियम का एंट्री करने के लिए वेंडर हम 99,000 ही लिखेंगे। गौर कीजिएगा, वेंडर जो है वो 99,000 ही लिखेंगे, लेकिन प्रीमियम निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जानेंगे कंपनी का रेट 10 है और 10% है, 10 ईच है, 10% प्रीमियम है। तो निकला हमारा 1 रुपीज़। प्रीमियम ऐड होता है तो 10 में क्या करेंगे? 1 ऐड किया तो कितना हो गया? 11 हो गया। अब नियम कहता है कि जितना वेंडर रहेगा 99,000, उसमें 1 से इंटू करेंगे, कम से गुना करेंगे और ज़्यादा से डिवाइड करेंगे। तो हम रेट 1 से इंटू कर रहे हैं और 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा निकलेगा 9,000। कितना निकलेगा? 9,000। यहाँ प्रीमियम लिखेंगे 9,000। अब हम लोग जानते हैं कि दोनों डबल कॉलम के तहत हमारा दोनों इक्वल होता है, तो 99,000 ये 9,000 इक्वल नहीं है, तो कितना लिखेंगे? 90,000। गुड। सेम कंडीशन में डिस्काउंट की एंट्री कर देंगे। डिस्काउंट बोला है 10% और ईच भी 10 ईच है, तो वेंडर पर लिखेंगे 99,000, क्योंकि वेंडर हमारा 99,000 था। डिस्काउंट कैसे निकलेगा? 10 का निकलेगा हमारा कितना परसेंट? 10% डिस्काउंट दिया है। देख लीजिए क्वेश्चन में ध्यान से, डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%। तो अब निकलेगा मेरा 1 रुपीज़। 10 में 1 चलाएगा 9, 99,000 में 1 से इंटू करेंगे, 9 से डिवाइड देंगे, निकलेगा 11,000। बचेगा 1,10,000, 1,10,000। तो इस कंडीशन में ये एंट्री करेंगे, पहले परचेज का, दूसरा डिपॉजिट का, तीसरा एट पार का, एट प्रीमियम का, एट डिस्काउंट का। गुड। अब आगे बताते हैं। अगला टॉपिक जो बताने वाले हैं उसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या नाम है? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है जान लीजिए। टॉपिक है मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन जो होता है, जिसको हम अधिलाभ कहते हैं, इसका मतलब होता है कि किसी भी कंपनी द्वारा जितने भी अंश को जारी किया जाता है, किसी भी कंपनी द्वारा जितने भी शेयर को जारी किया जाता है, यदि उन शेयर से अधिक शेयर कंपनी प्राप्त करता है, यदि उन अंशों से अधिक अंशों को, उन अधिक शेयर को कंपनी प्राप्त करता है, रिसीव करता है, तो जितना अधिक वह प्राप्त करता है वही कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो इश्यू कर रहा है 10,000 शेयर, लेकिन रिसीव कर रहा है 12,000 शेयर। ठीक है। अब हमारा बढ़ा कितना शेयर? 2,000। तो यही 2,000 जो है ना, यही 2,000 क्या कहलाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। जिसका रिजेक्ट हमेशा जो होता है वो हमेशा एप्लीकेशन में होगा। रिजेक्टेड जो होता है वो हमेशा कहाँ होगा? एप्लीकेशन में होगा।
बेसिकली जान लीजिए कि जितने भी टॉपिक है उसका यूज अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल में होता है, लेकिन एक ही टॉपिक है जिसका शुरुआत जो होता है वो केवल एप्लीकेशन से ही होता है, जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या नाम है? तो ओवर सब्सक्रिप्शन के तहत आपका जो पहला एंट्री होता है वो सेम होगा। वो एंट्री क्या होता है? वो होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, नरेशन होगा बिंग एप्लीकेशन रिसिप्ट। इसके तहत बदलाव जो होगा वो केवल सेकेंड एंट्री में होगा। एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट देन टू बैंक अकाउंट। ये जो बैंक लिखा जा रहा है यही हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। तीसरा हम अलॉटमेंट का करते हैं, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट का बैंक करते हैं, फर्स्ट कॉल करते हैं, फाइनल कॉल करते हैं, कंप्लीट एंट्री करेंगे। लेकिन जो चेंजिंग होगा केवल कहाँ होगा? एप्लीकेशन के सेकेंड एंट्री में। जो बदलाव होगा वो केवल एप्लीकेशन के सेकेंड एंट्री में। तो एक क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी है 20,000 शेयर इशू कर रही है और रेट दिया 10 इंच। कितना इसे? 10 इंच। बोला है एप्लीकेशन है 2 रुपया, अलॉटमेंट है 5 और फर्स्ट फाइनल है 3 रुपया। गुड। प्रश्न के नीचे लिखा हुआ है 2 रुपीज पर शेयर, 3 रुपीज पर शेयर, 5 रुपीज पर शेयर और 3 रुपीज पर शेयर। नीचे बोला है 25,000 शेयर एप्लीकेशन रिसिप्ट। गुड। प्रश्न बोला है एक्सेस शेयर जो ज्यादा हो रहा है रिजेक्टेड टू एप्लीकेशन मनी, जो अधिक हो रहा है वो वापस कहाँ हो रहा है? एप्लीकेशन में। गुड। तो कंडीशन हम जान रहे हैं कि इस कंपनी द्वारा 20,000 शेयर को जारी किया जा रहा है, रेट 10 इंच है, 253 रेट डिवाइड किया है, लेकिन रिसीव कर रहा है 25,000 शेयर। और यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि एक्सेस शेयर जो है वो रिजेक्ट कहाँ हो रहा है? आपका एप्लीकेशन में। तो जब एंट्री करेंगे तो आपको पहला एंट्री बता चुके थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट। इसका नरेशन होता है बिंग एप्लीकेशन रिसिप्ट। तो पहला एंट्री करेंगे 25,000 इंटू 2, देन 50,000 क्रेडिट और 50,000 क्रेडिट। जब हम एप्लीकेशन का सेकेंड एंट्री करेंगे तो लाएंगे तो 50,000, लेकिन इंटू क्या करेंगे? 20,000 इंटू 2, देन 5,000 टू 2। 20,000 जो है रिसिप्ट किया है, इशू किया है, तो 40,000 और 5 टू 10,000। गुड। कहने मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन जो हो रहा है वो बैंक के नाम से कितना हो रहा है? 10,000। जब अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे तो इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट, तो वहां करेंगे 20,000 इंटू 5। जब बैंक करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 इंटू 5। जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंट्री करेंगे तो फर्स्ट फाइनल कंबाइंड एंट्री होता है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वहां होगा 20,000 इंटू 3। और जब लास्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो वहां भी करेंगे 20,000 इंटू 3। बेसिकली ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन जान लीजिए इसका यूज केवल एप्लीकेशन के तहत ही होता है, क्योंकि जो भी एक्सेस होता है उसका रिजेक्टेड एप्लीकेशन से ही होता है। यदि आपको अलॉटमेंट रिजेक्ट करता है, यदि फर्स्ट फाइनल रिजेक्ट करता है, तो भी सेकेंड एंट्री में ही सारा पुट आउट करेंगे। कंडीशन में क्या करेंगे? बैंक लिखेंगे, अलॉटमेंट लिखेंगे, और जब फर्स्ट फाइनल के तहत ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो वहां कॉल इन एडवांस लिखेंगे। गुड। अब आपको टॉपिक जो बताने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। ध्यान रखिएगा, ठीक है? बता दें आप लोगों को। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। फॉरफीचर जो होता है इसका मतलब होता है जब्तीकरण,
और रीइश्यूड होता है पुनर्निर्गमन। कहने मतलब है किसी भी कंपनी को अधिक शेयर प्राप्त होता है तो उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और किसी भी कंपनी को जितना भी शेयर जारी किया उतना कंप्लीट शेयर प्राप्त नहीं होता है, तो जितना उसे प्राप्त नहीं होता है उसे कंपनी द्वारा क्या कर लेता है, जब्त के लिए देता है। जब भी फॉरफीचर होता है तो हमेशा अलॉटमेंट से ही शुरुआत होता है। अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है और फाइनल कॉल होता है। एप्लीकेशन यूटिलाइज नहीं होता है। तो कंडीशन में जब फॉरफीचर होता है तो उस कंडीशन में बैंक कंडीशन जब एंट्री करते हैं, अब अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल कॉल का मतलब अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो उस कंडीशन में बैंक में माइनस कर देंगे। गुड। फॉरफीचर के बाद तुरंत क्या करते हैं, रीइश्यूड करते हैं। यदि प्रश्न में रीइश्यूड बोलता है तो पहले फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, बाद में किसकी एंट्री करेंगे, रीइश्यूड की एंट्री करेंगे। तो फॉरफीचर के एंट्री के तहत 1 to 8 एंट्री जो होता था वो सेम एंट्री होगा, जैसा हम जान चुके हैं पहले। तो इसके तहत फॉरफीचर के तहत एक एंट्री होता है हमारा एट पार के तहत इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर। नरेशन होगा बीइंग इक्विटी शेयर फॉरफीचर इशूड एट पार। गुड। तो ये सिर्फ फॉरफीचर का एंट्री हुआ। फॉरफीचर के बाद अगला एंट्री होता है रीइश्यूड का। रीइश्यूड के तहत एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग इक्विटी शेयर इशूड एट पार रीइश्यूड। गुड। अगला एंट्री होगा मेरा रीइश्यूड के तहत है इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें करना क्या है, जो भी फॉरफीचर निकलेगा उसको रीइश्यूड के फॉरफीचर से माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद यहाँ पुट आउट करेंगे। तो ये बेसिकली एट पार होगा। जब फॉरफीचर के तहत एट प्रीमियम यूज करते हैं तो एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट का यूज तभी करते हैं जब अलॉटमेंट जब्त किया गया हो। जब तक आपका अलॉटमेंट जब्त नहीं होगा तब तक ना यूज तो प्रीमियम होगा ना ही डिस्काउंट होगा। तो मान लीजिए अलॉटमेंट जब्त है तो उस कंडीशन में प्रीमियम का एंट्री क्या होगा, 1 to 8 एंट्री सेम होगा। नॉर्मल एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अगला एंट्री होगा रीइश्यूड का बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। गुड। और अगला एंट्री होगा इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये एंट्री आपका होगा प्रीमियम का। जब डिस्काउंट आपको कहता है फॉरफीचर के तहत तो डिस्काउंट का यूज भी तभी करेंगे जब आपका अलॉटमेंट जब्त है। तो उस कंडीशन में एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट और टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। गुड। अगला एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट रीइश्यूड का इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगला एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये कंडीशन आपको बताएं एट पार का, एट प्रीमियम का, एट डिस्काउंट का। अब बेसिकली इसके तहत कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस पहले आपको बताते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन बोलेगा एक्स लिमिटेड 5000 इक्विटी शेयर इशूड एट द रेट है 10 ईच, जिसमें बोला है एप्लीकेशन का रेट है 2 रुपीज पर शेयर, अलॉटमेंट है 3 रुपये पर शेयर, फर्स्ट कॉल है 3 रुपये पर शेयर और फाइनल कॉल बोला है 2 रुपीज पर शेयर। गुड। प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है कि 200 शेयर फॉरफीचर किया गया है, फॉरफीचर किया गया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को, और रीइश्यूड का जो रेट दिया है वो दिया 9 रुपीज। गुड। प्रश्न में आपको बोले जनरल एंट्री, तो करना क्या है, बेसिकली एंट्री आप सब जानते हैं। तो एप्लीकेशन का एंट्री करेंगे 5000 to 2, अगला एंट्री करेंगे 5000 to 2, जब अलॉटमेंट करेंगे तो 5000 to 3, जब बैंक करेंगे तो 5000 to 3, जब फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे, एंट्री तो पता है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5000 to 3, जब बैंक करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल होता है। तो वहाँ करना क्या है, 5000 शेयर में 200 शेयर चला गया तो बचा 4800 into 3।
गुड। जब फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे तो 5000 इंटू 2, लेकिन जब बैंक करेंगे बैंक तो वहाँ करना क्या है, 5000 में 200 से चला गया, 4800 टू 2, गुड। तो ये एंट्री करें, कहने मतलब है हमारा फर्स्ट और फाइनल कॉल में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हम एंट्री करेंगे फॉर फ्यूचर का। तो फॉर फ्यूचर का जब एंट्री करेंगे मतलब बेसिकली नॉर्मल एंट्री, तो यहाँ पे केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दर्शाएंगे, क्योंकि जब हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एंट्री लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, गुड। हम लोग जान रहे हैं कंपनी जब किया है कितना शेयर, 200 शेयर, तो 210 कितना होगा, 2000। फर्स्ट कॉल जब किया है तो 200 इंटू 3, फाइनल किया है 203, ये 600, ये 400। हमारा इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि ये 2000 ये 1000 है, तो हमारा 1000 जो कम हुआ ये हमारा निकला फॉर फ्यूचर। क्या निकला, फॉर फ्यूचर। हमने